गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। सारी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मैं आपको बुक्स की भेज दूंगी, तो आप उसको डाउनलोड करें और पाठ की रीडिंग लगाएं। और जो भी आपको होमवर्क टीचर्स दें, उस होमवर्क को आप कंप्लीट करें। जो भी कॉपी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक बातें सीखेंगे। हिंदी में मैं हिंदी व्याकरण का पोर्शन सबसे पहले लूँगी और उसमें पहला पार्ट होगा हमारा भाषा, लिपि व व्याकरण। व्याकरण को समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या है और भाषा में उसकी क्या ज़रूरत होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा क्या है, उसकी परिभाषा, और लिपि किसे कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा आज, भाषा, लिपि व व्याकरण। हमारे पाठ का नाम है भाषा, लिपि व व्याकरण, ठीक है। सबसे पहले भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अगर भाषा नहीं होती तो हम अपनी बातों को कैसे समझा पाते या किसी और की बात को हम कैसे समझ पाते। तो भाषा से तात्पर्य हम अपने भावों, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सके, दूसरों के विचारों को हम साझा कर सके। तो विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। तो भाषा की परिभाषा लिखिए आप। अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा कहलाती है, ठीक है। अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा कहलाती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? क्या हम एक ही प्रकार से बोलकर ही अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, बोलकर ही अपने विचारों को समझ सकते हैं, या इसका और भी कोई रूप है जिसके द्वारा हम भाषा को समझ सके? तो भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक यानी कि ओरल, मुंह से हम बोलकर समझाएं या किसी की बात को समझें, वो होती मौखिक भाषा। जैसे कि हम टेलीविज़न पे न्यूज़ सुनते हैं तो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। हम ओरल एग्ज़ाम देते हैं, मौखिक रूप से जब टीचर हमसे प्रश्न करती है तब उसका जवाब देते हैं, तो वो होती है मौखिक भाषा, ठीक है। और किसी भी गाने को सुनना, कविता को सुनना, कवि सम्मेलन में हम कविताएं सुनते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आती है? मौखिक भाषा के अंतर्गत। दूसरा इसका रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा से तात्पर्य है रिटन में, यानी कि लिख कर अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, लिखित में प्रश्न आते हैं और आप लिखकर उसके उत्तर देते हैं, या फिर आप गृह कार्य करते हैं
या फिर हम जैसे पिता और पुत्र, पुत्र जैसे बाहर रहता है, बाहर पढ़ाई कर रहा है, किसी और शहर में पढ़ाई कर रहा है, तो वो अपने समाचार या अपनी बात को अपने पिता तक कैसे पहुंचाएगा? पत्र लिखकर, पत्र के माध्यम से वह अपने समाचार अपने पिता तक, अपनी माता तक पहुंचाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? लिखित में, यानी कि लिखित भाषा। ठीक है। अब तीसरा इसका रूप है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा से तात्पर्य है इशारों के द्वारा समझाना। जैसे क्लास में सभी बच्चे शोर करते हैं तो टीचर आपको कैसे करती है? मुंह पे उंगली रखती है, यानी कि सभी शांत हो जाए। ये हुआ सांकेतिक भाषा। हम जब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक लाइट होती है, आपने देखी होगी सबने ट्रैफिक लाइट। तो उसमें जैसे ही रेड बत्ती चलती है सभी वाहन वहीं स्टॉप, रुक जाते हैं। तो ये क्या है? ये संकेत दिया गया है आपको। ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट ने आपको संकेत दिया है कि आपको रुकना है। क्या वहाँ आपको कोई मौखिक रूप से बोल रहा है या कोई लिख के बता रहा है? नहीं, वहाँ संकेतों के द्वारा ये प्रकट किया जा रहा है, इशारों के द्वारा ये समझाया जा रहा है। जैसे ही ग्रीन बत्ती जलती है वैसे ही सारे वाहन चलने लगते हैं। तो ये भाषा का तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। ठीक है। तो हम इन तीनों की परिभाषा लिखेंगे। तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मौखिक भाषा। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। जैसे कई बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भाषा किसे कहते हैं। एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, तो 2 नंबर का प्रश्न आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि भाषा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इनके विस्तार से इनके प्रकारों को भी समझाइए, तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 या 4 नंबर का हो जाता है। ठीक है। तो आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा। भाषा की परिभाषा भी आपको याद करनी होगी, साथ ही साथ भाषा के प्रकार भी याद करने हैं, और उन प्रकारों को समझाने के लिए आपको उसकी परिभाषा भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक यानी कि मुख से बोलकर। अपने मन के भावों को प्रकट करना, वह दूसरों के भावों को समझना ही मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है। मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना व दूसरों के भावों को समझना ही मौखिक भाषा कहलाती है। अब मौखिक भाषा में जैसे कुछ उदाहरण भी हमको साथ में देने होंगे। तो उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं टेलीविजन पर समाचार सुनना, टेलीविजन पर, रेडियो पर
FM में, ठीक है। दूसरा है कवि सम्मेलन या कविता पाठ सुनना या पाठ सुनना। कवि सम्मेलन। तीसरा है आपस में बात करना। बात करना, तो आपको ये समझ में आया। भाषा अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा कहलाती है। भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला इसका रूप है मौखिक भाषा। मुख से बोलकर जब हम अपने मन के भाव को किसी और के सामने प्रकट करते हैं, किसी और के विचारों को हम सुनते हैं, समझते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब मौखिक भाषा के मुख्य रूप से कुछ उदाहरण है, जैसे कि समाचार सुनना, टेलीविजन पे, FM पे समाचार सुनना, आपस में बात करना, एक दूसरे से बातचीत करना। तीसरा है कवि सम्मेलन में कविताएं सुनना या फिर पाठ सुनना। ये सब किसके अंतर्गत आता है? मौखिक भाषा के अंतर्गत। दूसरा इसका रूप है लिखित भाषा। दूसरा रूप है लिखित भाषा। अपने मन के भाव को लिखकर किसी और के सामने प्रकट करना। और लिखित में लिखिए, अपने मन के भाव को लिखकर प्रकट करना। प्रकट करना व भावों को पढ़कर समझना। लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना व दूसरों के मन के भावों को पढ़कर समझना, यह लिखित भाषा कहलाती है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि उदाहरण में हम समाचार पत्र, ठीक है, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यहाँ हम न्यूज़ सुनते हैं तो मौखिक के अंतर्गत आ गया, लेकिन यहाँ हम समाचार न्यूज़ पढ़ते हैं तो यह लिखित के अंतर्गत आएगा। दूसरा, किसी का पत्र आ जाए तो पत्र भी इसके अंतर्गत आएगा। पुस्तक, किताब, ठीक है, तो यह मुख्य उदाहरण इसके हैं। समाचार पत्र, पुस्तक या कोई भी कॉमिक्स वगैरह कुछ भी, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तीसरा इसका रूप है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। जब अपने विचार, अपने मन के भाव हम इशारों से, संकेतों से प्रकट करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है।
कनेक्ट करें तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक लाइट, लाइट, ठीक है, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत देना, उंगली रखकर चुप रहने का संकेत, ठीक है। उसी प्रकार से जब कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता तो वह अपनी बातों को किस तरह से समझाता है? इशारों के द्वारा। अगर उसको खाना खाना है तो वो यूं करेगा, पानी पीना है तो यूं करेगा। तो इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा वह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो भाषा के तीनों रूप आपको समझ में आए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अगला हमारा विषय है कि जैसे यह तो हो गई भाषा। अब आप कहोगे बोली, बोली क्या है और भाषा क्या है? क्या इन दोनों में कुछ अंतर है या ये एक ही है, एक जैसी है? तो यह अंतर होता है इसमें, बोली में और भाषा दोनों अलग अलग होती है। कुछ मुख्य अंतर जो इसमें है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करें, लिख लें। बोली, परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले हम इसकी। परिभाषा क्या है बोली की? जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, क्षेत्र में बोली जाती है, उसे ही बोली कहते हैं, ठीक है, बोली कहते हैं। विशेष क्षेत्र, जैसे कि राजस्थान में जो बोली बोली जाती है, महाराष्ट्र में वो बदल जाती है। महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की बोली है मराठी, ठीक है। बेंगलोर की साइड उधर जाएंगे हम तो वहाँ की बोली है कन्नड़। पंजाब में जाएंगे वहाँ पंजाबी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र के आधार पर बोलियां भी अलग अलग हो जाती है, लेकिन भाषा एक ही रहती है। भाषा जैसे कि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, उर्दू भाषा, ये सब भाषाएं हैं। और बोली एक क्षेत्र विशेष के आधार पर बदल जाती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में हम कौन सी बोली बोलते हैं? मारवाड़ी बोली, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आप लिखेंगे। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, ओके। मारवाड़ में हमारी बोली कौन सी है? मारवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी, ठीक है। अब ये तो हो गई बोली, लेकिन हमें इन दोनों में अंतर भी आना चाहिए कि भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है। जैसे कि प्रश्न आ जाए कि भाषा किसे कहते हैं,
और बोली किसे कहते हैं? क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? अगर है तो स्पष्ट करें। तो भाषा और बोली में अंतर कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से मैं 2 अंतर आपको लिखवा देती हूँ। जैसे भाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, व्यापक यानी अथाह, बहुत ज़्यादा। लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, कम होता है भाषा के मुकाबले। व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक तो मुख्य अंतर यही हो गया। दूसरा है भाषा में साहित्य और रचनाओं का संग्रह होता है। भाषा के अंतर्गत में साहित्य व रचना का संग्रह होता है, लेकिन बोली में कथा या लोकोक्तियां आपने सुनी होगी, जैसे घर में बोलते हैं। लोकोक्तियों को दूसरा नाम है कहावतें। तो लोकोक्तियां ये सब बोली के अंदर, लोकोक्तियां, कहावतें भी लिख लीजिए आप। कहावतें होती है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ये 2 अंतर है कि भाषा का क्षेत्र अथाह होता है, व्यापक होता है, लेकिन बोली का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है। भाषा में साहित्य व रचनाओं का संग्रह मिलता है, लेकिन बोली में मुख्य रूप से कई कथाएं या कहावतें, लोकोक्तियां, ये सब बोली के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आज का हमारा पाठ हम यही खत्म करेंगे। मैं कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दे रही हूँ, वो आप कॉपी में करें और इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। लिपि व व्याकरण में आपको अगले लेसन में समझाऊंगी। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, प्रश्न, भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? बांटा गया है, सविस्तार समझाए, यानी कि आपको इसकी परिभाषाएं भी लिखनी है। तीसरा है अपना प्रश्न, बोली की परिभाषा लिखें। प्रश्न 4 है, भाषा व बोली में अंतर स्पष्ट
अंतर स्पष्ट करें। ये 4 प्रश्न आपको पढ़ने हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, उनका सविस्तार वर्णन करें। तीसरा है बोली की परिभाषा लिखें, और चौथा है भाषा व बोली में अंतर स्पष्ट करें। ये चारों प्रश्न आपको करने हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाषा क्या है और बोली क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, भाषा कितने रूपों में विभाजित हुई हुई है। ये सब आपको लिखना है और समझना है और पढ़ना है। ठीक है, अगले लेसन में हम लिपि और व्याकरण करेंगे। मैं आपको बुक्स की PDF भेज दूंगी ताकि आप उसको डाउनलोड करें और एक एक चैप्टर रीडिंग लगाएं और समझने की कोशिश करें, अपना समय बर्बाद ना करें। ओके, थैंक यू।